हेलो हेलो। ठीक। थोड़ा सा थोड़ा सा बस। थैंक यू सर। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। Okay, good morning everyone. Yes, so before starting the class, few questions just to revise what we have already gone through and what not. ये गेट बंद करो पहले. How many students are missing from this class? कहाँ गए? ऊपर. ठीक. आपकी बात हो रही थी, आ जाओ. गेट बंद करो. और भी है. चलो, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी. इस क्लास में क्या मेरी सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर नंबर 0 सेशन हो गया. पेपर पैटर्न वाली क्लास हमने डिस्कस करी थी. द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ 0 सेशन. यस. और कोई है? क्या पता. आगे आ जाओ. हाँ. जो लास्ट लास्ट बैठे पीछे, आगे आओ. क्या नाम है आपका? हर्ष. आगे आओ. Okay. How many students have met me for the first time in this class? पहली बार आप लोग मुझसे मिल रहे हैं, ऐसा कोई है? अच्छा, काफी लोग हैं. ठीक है. तो the new students, please check that this face whenever is in the class will be taking care of BCAR book of your CA Foundation. 40 marks out of 400, 10% weightage, and that too only till November attempt. If you're planning for more attempts after that, fortunately or unfortunately, English is not going to come after November, right? तो ये लास्ट अटेम्प्ट है जिसमें इंग्लिश आ रही है. अच्छे से पढ़ लो. इसके बाद तुम्हारी नदियां वैसे ही डूबने वाली है. इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, इसलिए ढंग से पढ़ना. आप लोग कहाँ थे? आप जा रहे हो या आ रहे हो? Yes, everyone. So looking at this blank page, I am going to ask you some few random questions from the last class that we have taken. Let's remember whether you really remember it or not. अगर मेरे इन क्वेश्चंस का तुमने आंसर दे दिया तो हम उसके आगे पढ़ेंगे. फाइन.
तो नोटबुक निकालो ऑन द टॉप। अच्छा एक मिनट, कितने लोग यहाँ पे बुक के साथ आए हैं, विद बुक? आज अभी आपके पास बुक है? सेकेंड हैंड भी चलेगी, बुक है? नहीं है, ओके। द स्टूडेंट्स हु हैव द बुक इन प्रोसेसिंग प्लीज टेक इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज वोकैबलरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वोकैबलरी तो ओशियन है, पर आपकी बुक में से बेयर मिनिमम पढ़ सकते हैं अपन, मतलब मिनिमम अगर आपकी बुक वाली वोकैबलरी पढ़नी है तो बुक तो चाहिए ना उसकी, बिना बुक के कैसे पढ़ाऊंगा? तो आप लोगों को घर पे अगर वो रेस्ट कर रही है ना, बुक का रेस्ट चल रहा है और तुम्हारा यहाँ पे 7:15 क्लास चल रहा है, तो इससे अच्छा है कि तुम बुक भी लेके आओ, उसको नींद अलाउड नहीं है। और अगर आपने बुक अभी तक नहीं ली है तो कम से कम सेकेंड हैंड ले लो, भरोसा नहीं है नई वाली तुमने ऑर्डर करी होगी तो कब तक आएगी। लास्ट क्लासेस में ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने पूरा कोर्स फिनिश कर दिया और उसके बाद बुक आई, कोई मतलब ही नहीं था। तो बुक आ नहीं रही है तो सेकेंड हैंड ले लो, अपने सीनियर्स वगैरह से मिल जाएंगे। इंटर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर लो, उनके किसी काम की नहीं वो बुक। अब बुक का भले ही काम की ना हो पर नॉलेज बहुत काम का उसका, राइट? बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। There will be a journey of 13 chapters altogether for your CA Foundation English. The students who have already studied this CA Foundation English at least once and applying for a reattempt, most welcome for the revision. But those students who are taking it for the first time after 12th, right? Be aware कि ये बुक में 10% ही है वेटेज, तो 90% तो आपका बाकी सब्जेक्ट्स का है, पर ये 10% भी लॉ वाले पेपर के अंदर, पेपर 2 में आएगा, जिसमें 60 मार्क्स का लॉ है और 40 मार्क्स का इंग्लिश है। ये सारा जीरो सेशन वाला जो डिस्कशन है, जो मुझे टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने से रोकता है, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक में हम टॉपिक में चले जाएंगे। आपको अगर ओवरऑल डिस्कशन करना है कि कौन सा चैप्टर सर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं, क्या मैं इसको इजी पेपर बना सकता हूं या मैं इसको टफ बनाऊं, वो डिपेंड करता है आपका किस चैप्टर पे कितना कमांड है। तो हर चैप्टर का नाम के साथ उसका एनालिसिस मैंने दे रखा है जीरो सेशन में, वो रिकॉर्डेड है। मैं राजकुमार सर से बात करता हूँ, अगर किसी का मिस हो गया हो तो देख लेना। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हो पाया हो? ऑब्वियसली जो पहली बार मिल रहे हैं उनका नहीं हो पाया होगा, राइट? तो मैं राजकुमार सर को बोलता हूँ, तुम सबके पास L2C ऐप पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, L2C ऐप पे अपलोड हो जाएगा वो। We don't post our lectures openly on YouTube because YouTube is kachra and our lectures are not, right? हम चाहते हैं कि वो एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्राइवेट यूट्यूब पे चलता रहे, जहां पे सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स उसको देख पाए। कुछ तो होना चाहिए ना तुम में और ओपन वालों में डिफरेंस। लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है, मैंने यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट किसी स्टूडेंट की लास्ट मोमेंट की हेल्प के लिए उसको फॉरवर्ड करी थी, उसने वायरल कर दी। और फिर एक दिन मेरे को मेरी इंस्टीट्यूट के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे कोई स्टूडेंट मिला, बोले सर कौन सा वाला लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा लेक्चर? बोले सर वो प्लेलिस्ट आई हुई है आपके नाम की। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं उस स्टूडेंट, और उसने मुझे पूरी प्लेलिस्ट अपने मोबाइल पे दिखाई कि सर ये पूरे फ्रेंड सर्कल में आई हुई है, और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने फॉरवर्ड करी है, कितना आगे। वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट फर्स्ट लेक्चर हुआ था सीए फाउंडेशन का 2018 में या 19 में, 19 में और मे बी 20, आई एम नॉट श्योर, जिसके अंदर वो लेक्चर्स कोरोना के टाइम्स पे अपलोड किए गए थे। वो प्योर आपकी बुक के पीडीएफ लेक्चर्स है, पर उनसे काफी अच्छे लेवल के लेक्चर्स अब प्रिपेयर हो गए हैं क्योंकि अब पीपीटी आ गई है। तो अब वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको राजकुमार सर अपलोड करवा देंगे। अगर कोई भी क्लासमेट होती है तो ये रिकॉर्डिंग भी इसीलिए हो रही है ताकि तुम देख पाओ, पर कोशिश ये करना कि ऑफलाइन की वैल्यू ज्यादा रहे और ऑनलाइन की इमरजेंसी रहे, ठीक है ना? उसको अर्जेंसी के लिए बचा के रखना। तुम सबको पता है अच्छे से कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क है, तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं अपने 2 डार्क ईयर्स ऑफ लाइफ। यस और नो? 11th में आ गए थे उस मोड में, वेरी गुड। तो जो जो तुम लोगों ने मिस किया है अब मत करना, उसको अर्जेंसी के लिए यूज करना, ठीक है? ये हाइब्रिड मॉडल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, आ जाएंगे वापस हम ओल्ड स्कूल मेथड पे, राइट? टेल मी वन थिंग, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 3 वोकैब, आप भी लिख लो। किसी के पास रफ नोटबुक है तो उसमें लिख लो, कल फेयर आउट करके लेके आना मेरे लिए। परमानेंट इंग्लिश की एक नोटबुक बनाओ जिसके अंदर हम लोग बहुत कुछ लिखने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 वोकैब। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वोकैबलरी के, वो बता देता हूं। आपकी बुक में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। एक टाइप्स ऑफ वोकैब के नाम पे कुछ पढ़ा था क्या हमने?
नहीं, टाइप्स का मतलब फॉर्म्स, द फॉर्म्स ऑफ 4 फॉर्म्स ऑफ वोकैबुलरी नहीं पढ़ा? क्या हम लोगों ने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक क्लास लगाई थी? सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी वैरायटी कैसे निकालनी है, वर्ड फैमिली के बारे में बात बताई थी मैंने, राइट? कुछ बुक की वर्ड फैमिली और कुछ आउट ऑफ द बुक, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद आपको पढ़ना है पीएसआर, प्रीफिक्स अफिक्स एंड रूट वर्ड्स। एक नई चीज आपकी बुक में दे रखी है कोलोकेशंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ेंगे इसको। कोलोकेशन के बाद एक चीज दे रखी है उन्होंने, फ्रेजल वर्ब्स, और एक है इडियम्स। हो गए 6 टॉपिक्स, मान लो 6 टॉपिक 6 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपकी 6x6 आईज है तो ये 6x6 दिख रहा है क्या? ये जरूरी है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये वाला मान के चलो हो चुका है, इसके रिकवरी लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन जिसने ऑलरेडी लाइव क्लास में पढ़ा है मेरे साथ फेस टू फेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 1-2 क्वेश्चन पूछ के मैं कंफर्म कर रहा हूं कि तुमको याद है कि नहीं, और टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी उसके बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये दोनों कवर हो जाएंगे, फिर पीएसआर पे आ जाएंगे अपन। ध्यान से सुनना, ये इंग्रेडिएंट्स है आपके चैप्टर नंबर 3 के, लिख लिए क्या? अरे वेट किसका कर रहे हो, लिखो। लास्ट सेकंड है फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। पीछे दिख रहा है क्या, विजिबल? चलो, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज, देखो एक पेज नंबर 3.8 पे एक चार्ट मिलेगा आपको, मिला? गया गया 3.8 देखो ना, पीछे होगा, पीछे अभी पीछे गया जस्ट। वोकैबुलरी का चार्ट है, पेज नंबर 3 पॉइंट, हाँ ये वाला 3.3, ऑल ऑफ यू। पेज नंबर 3.3 अपनी बुक पे देखना, काफी सिस्टमैटिकली उन्होंने बना रखा है। समझा देता हूं किस बारे में। मुझे ये बताओ वोकैबुलरी के 4 पिलर्स कौन से हैं? व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ एनी लैंग्वेज दैट यू लर्न, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर। LSRW कहते हैं उसको, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर वोकैबुलरी के 4 पिलर्स ही आपके टाइप्स बन जाए तो उसके अंदर भी 4 टाइप्स और निकल जाते हैं। समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रिसेप्शन नाम से एक फंक्शन होता है शादी के बाद, होता है क्या? क्या होता है उसमें? रिसेप्शन में हम लोग खाना खाते हैं, ये मत बोलना। तुम सिर्फ और सिर्फ खाना खाने जाते हो वहां पे, तुम मांगते हो। फूडी लोगों की कोई जगह नहीं रिसेप्शन में। रिसेप्शन का एक्चुअल फंक्शन क्यों हो रहा है? वो खाना ना भी खिलाए ना तो भी वो रिसेप्शन कहलाएगा। रिसेप्शन का मीनिंग क्या है? वेलकम। तो एक्चुअली बहू रानी को अपने महल में स्वागत किया जाएगा। फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली शी इज कमिंग टू अ न्यू फैमिली, पूरी लाइफ छोड़ के आ रही है, तो एक रिस्पेक्ट के तौर पे कि चलो वो हमारे फैमिली में रम जाए तो उसको सबसे मिलवा देते हैं। वो एक्चुअली ऑल पर्संस गेट टुगेदर फ्रॉम द बॉयज साइड हुआ करती थी, आजकल तो गर्ल्स वाले भी करवाते हैं कि आप एक बार यहाँ पे भी आ जाओ, हमारा परिवार से भी मिल लो, क्योंकि आपका भी तो हमारे परिवार में वेलकम है। तो आजकल बॉयज साइड और ग्रूम्स एंड ब्राइड साइड, दोनों साइड क्या होता है? रिसेप्शन। पर सीखने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अभी ये एज नहीं है। आपको सीखने वाली बात यह है कि होटल पे भी एक रिसेप्शन होता है, जिसके नीचे लिखा हुआ होता है मे आई हेल्प यू। अब बताओ मुझे, क्या रिसेप्शन का मीनिंग मे आई हेल्प यू होता? नहीं। मे आई हेल्प यू इसलिए लिख देते हैं बिकॉज वो एक पोलाइट फीचर है रिसेप्शनिस्ट का। अब रिसेप्शनिस्ट क्या मे आई हेल्प यू वाले हेल्पर को कहेंगे या वेलकम करने वाले होस्ट को कहेंगे? होस्ट को कहेंगे। इसका मतलब रिसेप्शन इज वेलकम, तो रिसेप्शनिस्ट
होस्ट। आ गया समझ? अब बताओ मुझे रिसेप्टिव वोकैबुलरी कौन सी होगी? जो इनटेक होगी या आउटपुट? इनपुट होगी वो। इसका मतलब हम इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, जब भी कोई लैंग्वेज पढ़े तो दिमाग से निकाल देना इस बात को जो तुमको भरा भरा कर बोला गया है कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ रहे। नहीं, स्पोकन तो बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम पार्ट है उसका। एक्सप्रेस करने के लिए अंदर सब्सटेंस भी तो होना चाहिए ना। वो सब्सटेंस के लिए 12 साल से तुम रीडिंग कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो। लिसनिंग भी कर ले थोड़ी सी। रीडिंग के साथ तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव हो सकती है, पर स्पीकिंग के लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। तो कोई भी वीडियो सुनते हो यूट्यूब वगैरह पे तो इंग्लिश में सुनो, और इंग्लिश में इसलिए सुनो क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियंस इंग्लिश में भी है। चॉइस होनी चाहिए, राइट और नॉट? तो अगर बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इंस्पिरेशनल मोटिवेटर्स हैं, तुम हिंदी के ही लगातार सुने जा रहे हो तो तुमको पता नहीं है शायद सबकॉन्शियसली तुम्हारी हिंदी स्ट्रांग हो रही है, जबकि मातृभाषा वैसे ही अच्छी है। पितृभाषा सुधारनी, फादर टंग सुधारनी अपने को, राइट? और इसके लिए आपको रिसेप्टिव वोकैबुलरी में रीडिंग और लिसनिंग चाहिए, ना कि स्पीकिंग और राइटिंग। तो बताओ मुझे स्पीकिंग और राइटिंग वाली वोकैबुलरी कौन सी वाली हो गई? एक्सप्रेसिव। तो याद रखना, एक्सप्रेशन इज नॉट द ओनली एबिलिटी फॉर विच वी आर लर्निंग इंग्लिश। जब इंग्लिश समझ में ही नहीं आएगी तो हम सुनाएंगे कैसे? सोचो क्वेश्चन कुछ और पूछा और हम बोल कुछ और रहे हैं। वो जिस देश में गंगा रहता है वो बोलता है या। तो वही नहीं चलना चाहिए। एक्सप्रेसिव के लिए पहले लिसनिंग क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो टेल मी वन थिंग, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी तो दो है, हो गई। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी, बता पाओगे? 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, और तुमको लिखना भी उसमें बहुत इजीली है कि एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी कंप्राइजेस स्पीकिंग एंड राइटिंग। एंड अगर मैं कंप्राइजेस ओएफ लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं है? कंसिस्ट के साथ ऑफ, कंप्राइजेस अकेला आता है, याद रखना। कंप्राइजेस को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। ग्रामेटिकल एरर्स करके अपने इंप्रेशन खराब मत करना नोटबुक वाले के सामने। जो चेक कर रहा है ना नोटबुक, अगर वो तुम्हारी बेसिक नॉलेज टेस्ट करने लग गया तो वो प्री इमेज बना लेगा, जजमेंटल हो जाएगा कि इसकी इंग्लिश खराब है। तो तुम कितने आगे अच्छा लिख लो, पहला इंप्रेशन खराब गया तो सब गया। यस और नो? इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, आप अपने इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाने के लिए कम से कम एक्यूरेट तो बनाओ, क्योंकि एक्यूरेट ही नहीं होगी तो इंप्रेसिव होने का तो गया काम, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो टेल मी वन थिंग, एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी में स्पीकिंग और राइटिंग है, और रिसेप्टिव में लिसनिंग और रीडिंग है। तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ओरल वोकैबुलरी, तो क्या बोलोगे? ओरल वोकैबुलरी मोस्टली वही होती है जो माउथ से रिलेटेड होती है। अब बताओ मुझे, ओरल बी नाम का टूथपेस्ट किसके लिए आ रहा है? माउथ के लिए। अब तो आई थिंक अब तो इलेक्ट्रिक वाला भी आ गया। ओरल बी ने काफी अच्छे अच्छे टूथपेस्ट निकाल दिए। मुझे ये बताओ, ओरल का मतलब ही माउथ है, तो अगर पैडल बोलूं तो पैडल, PEDAL, पैडल का मीनिंग क्या होगा? माउथ के लिए या नोज के लिए? नोज के लिए होता है नेसल। नेसल इज नोज। नेसल सिस्ट हो गया, सिस्ट समझते हो? सिस्ट फुंसी हो गई, तो कहां पे हो गई? नाक में हो गई। अच्छा, नेसल के अलावा एक और वर्ड याद रखना, राइनो। क्या बोला मैंने? राइनो, बिकॉज राइनो ऑल्सो मीन्स नाक। तो राइनोसरस की नाक बहुत तेज होती है, इसलिए उसका नाम ही क्या रखा? राइनो। उसके नाक पे एक सींग भी होता है, याद करो, 1 हॉर्न राइनो, याद आया? चल मी, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनडायरेक्टली इंग्लिश आपकी बॉडी पार्ट्स की बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हर डॉक्टर अपने बॉडी पार्ट का स्पेशलिस्ट है। तो अगर एक डॉक्टर नेशनल स्पेशलिस्ट आ जाए सपोज, वो राइनोलॉजिस्ट भी हो सकता है। क्या बोलते हैं उसको? राइनोलॉजिस्ट। लेकिन आजकल जमाना चला गया राइनोलॉजिस्ट का। आज जमाना पता है किसका है? ओटो राइनो, है ना? ENT स्पेशलिस्ट, नाम नहीं सुना? नाम सुना है? ENT में कौन कौन से आ गया? ओटो तो ईयर्स, राइनो
नोज, लैरिंगो थ्रोट, तो हो गया ना ईएनटी स्पेशलिस्ट। ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट, नाम सुना है? नहीं सुना? लिखो 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 लिखो, काम की चीज है। इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इससे 3 वर्ड याद होते हैं। कौन कौन से? ओटो, ईयर्स, राइनो, नोज, और लैरिंगो, लैरिंगो थ्रोट। लॉजिस्ट में लॉजी का मतलब स्टडी, और इस्ट मतलब सफिक्स है ये, और इस सफिक्स का मतलब होता है पर्सन, पढ़ने वाला। तो बताओ, इस पूरे पढ़ने वाले पर्सन का नाम है ओटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट। नाम सुना है ईएनटी स्पेशलिस्ट? अब मुझे बताओ, ईएनटी स्पेशलिस्ट तो ठीक है, पर इसका स्टडी एरिया क्या है? स्टडी एरिया क्या है, मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है? ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी, थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार। अरे बायोलॉजिस्ट का पढ़ने का एरिया क्या है? जूलॉजिस्ट के पढ़ने का एरिया क्या है? तो ओटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट का पढ़ने का एरिया क्या है? घर पे जाके इसको टंग ट्विस्टर की तरह याद करके आना, 5 बार या 50 बार, तुम्हारी चॉइस, बस याद हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि इसमें 3-4 नए नए वर्ड्स याद हो जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं रूट वर्ड से रिलेटेड है, यस और नो? तो हम पढ़ेंगे ना, जब पीएसआर लिखा था ना मैंने उसमें इंग्रेडिएंट्स में, उसमें आएगा ये। इसको अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि तुम्हारे आंखें खुली रहे कि हम अब वर्ड्स को रटने वाले नहीं है, हम वर्ड्स को समझने वाले। क्योंकि जिस दिन इंग्लिश की वर्ड्स समझने आने लग जाते हैं, तुमको ये रियलाइज होता है कि वोकैबुलरी की वो जो पूरी डिक्शनरी तुमने देखती है ना, जिसमें सारे वर्ड समझ आते हैं, जो तुम्हारी इच्छा होती है कि मैं एग्जाम्स में ले जाऊं, पॉकेट डिक्शनरी इतनी सी भी आती है कि काश एग्जाम में ले जाऊं तो मुझे सारे आंसर पता लग जाए। तुम एक काम करो, तुम गूगल ही ले जाओ एग्जाम, टाइप गूगल खोलो, सारे आंसर टाइप करो और पता लगा लो। फिर एग्जाम किस काम का होगा? फिर उसको ओपन बुक टेस्ट नहीं बोल देंगे? तो ओपन बुक टेस्ट में और एग्जाम में कुछ फर्क होता है। आपको रिटेंशन पावर शो करनी होती है, अपनी मेमोरी पावर। एंड नाउअडेज एग्जाम्स आर नॉट सो रिटेंटिव एंड मेमोरी बेस्ड, दे आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होते हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि डिक्शनरी बनाई किसने होगी, भगवान ने या इंसानों ने? तो अगर वो मैनमेड डिक्शनरी है तो भूलना मत, हम में से ही कोई था जिसने कंपाइल कर करके वर्ड्स दिए होंगे किसी को, उसने कंपाइल करके उसमें और ऐड किए। ऐसे करीबन मान के चलो thousands of people must have compiled their words, तब जाकर वो डिक्शनरी बनी। अगर मैं तुमको कहूं कि एक ऐसे इंसान का जो कंपाइलेशन गया होगा, उसमें ऐसा ही तो कुछ होगा। जब किसी इंसान ने बोला होगा कि यार लॉजी वाले सारे वर्ड्स में नोटिस करना, सब स्टडी वाले बन सकते हैं, तो व्हाई नॉट लॉजिस्ट पढ़ने वालों को बना दे। तो उसने लॉजी के आसपास के सारे वर्ड्स कंपाइल किए और दे दिए, वो एक्सेप्ट हो गए। ऐसे याद रखना, सारे वर्ड्स की कोई ना कोई रूट वर्ड जरूर है। इंटरेस्ट चाहिए पढ़ने वाले का, तो पढ़ाने वाले को भी मजा। जब तुम डाउन होंगे तो क्लास स्टडीज भी डाउन होगी, फिर घास काटने वाला काम होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन द इंटरेस्ट इन द क्लास फ्रॉम माई साइड एज वेल। ठीक है? अब देखो, जिम्मेदारी तुम्हारी, क्लास खराब गई तो तुम्हारी वजह से, ठीक? तुम इंटरेस्ट नहीं ले पाए, दैट्स व्हाई। तो एक तो सिट स्ट्रेट, मॉर्निंग क्लास है, डाउन मत हो जाओ। और मेरी क्लास की एक फैसिलिटी है, तुमको बता देता हूँ। अभी लास्ट क्लास में एक जने ने यूज भी करी है इस फैसिलिटी को। प्योर प्रिविलेज फैसिलिटी है, प्रिविलेज है तुम्हारे लिए। किसी को भी क्लास के बाहर जाकर मुंह धोने की इच्छा हो तो जा सकता है और वापस आ सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। पानी पीना अलाउड नहीं है क्लास में, क्लास के पहले या क्लास के बाद पी लिया करो, क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि एक जने को पानी पीता हुआ देख के सबको प्यास लगती है। ये इन्फेक्शियस चीज है, इन्फेक्शियस। तो क्लास के कुछ रूल्स हैं, याद रखना। रूल्स कम है, फैसिलिटी ज्यादा है। तुम बाहर जाकर मुंह धोकर वापस आ सकते हो, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उठ के चले जाओ। क्योंकि ये क्लास बिना होश के नहीं चलेगी, इसमें बेहोशी बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट? तो लास्ट क्लास में एक बच्चे को बोल दिया मैंने, चुपचाप गया बाहर, मुंह धो के वापस आया, और फिर देखो उसका जो मन लगा पढ़ेंगे। मुंह धोना जरूरी है। सुबह सुबह तुम्हारी क्लास का टाइम ही ऐसा है, क्या करें? तो चलो बताओ,
टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी क्लियर हुआ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पहले क्लियर कर चुके हैं। फिर भी किसी को अगर रिकवरी चाहिए हो तो ध्यान रखना, आप राजकुमार सर से वीडियोस लेंगे उसके, राइट। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए तुमने पढ़ रखा है। लुमिनस याद आ रहा है किसी को? अपन ने एक वर्ड फैमिली बनाई थी डार्क और लाइट की। डार्क के 5-6 सिनोनिम्स लिखे थे, लाइट के 5-6 सिनोनिम्स, जिसमें ये किस में आएगा? लाइट में, मतलब ब्राइट, करेक्ट। तो लुमिनस नाम की बैटरीज बताई थी मैंने कि बहुत ज्यादा ग्लोइंग बैटरीज होती, ऐसे याद रख लो। सचिन तेंदुलकर इज द एम्बेसडर, वाज द एम्बेसडर और इज द एम्बेसडर, इज, है ना, अभी भी करता है। हाँ, अगर ल्यूमिनस की जगह मैं आपसे पूछूं, एक वर्ड हमने पढ़ा था उसी बातों बातों में, जुबिलेंट, क्या होता है? हाँ, जुबिलेंट क्या होता है? जुबिल नौटियाल होता है। वैसे बात तो गलत नहीं है, आजकल उसी के गाने चल रहे हैं। तो जुबिल नौटियाल इज जुबिलेंट, ऐसे याद रख लो, क्योंकि ही इज हैप्पी अबाउट हिज करियर। पहले थोड़ी स्ट्रगलिंग फेज थी, अभी तो काफी अच्छी सक्सेस मिल गई। अरिजीत सिंह से ज्यादा गाना गा रहा है वो। हाँ, जुबिलेंट को जॉवियल याद रख लो। अब ये मत बोलना कि सर ये भी नहीं पता। जुबिलेंट और जॉवियल दोनों को ऐसे याद रख लो, जॉयस या जॉयफुल। अब तो याद हो जाएगा, सारे जैसे ही है। सेलेक्टिवली मैं उस वर्ड का मीनिंग उसी वर्ड से इसलिए दे रहा हूं जो जे से स्टार्ट हो रहा है, ताकि याद इजीली हो जाए। तो याद रखना, याद रखना भी एक आर्ट है। कैसे आप उसको याद रखते हो, उसकी उसकी ट्रिक्स है। ट्रिक्स पकड़ना बहुत इजीली आ जाएगा आपको, कुछ दिनों साथ रहो, पता लग जाएगा आपको कि जिस तरीके से मैं अपने वर्ड्स को याद रखता हूं, मैं हमेशा अपनी ट्रिक्स रिवील करता रहता हूं बच्चों के बीच में। वैसे ये बहुत रिस्की चीज है, पर कर देना चाहिए, क्योंकि हम टीचिंग पे विश्वास थोड़ा कम करते हैं। ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में ट्रेनर अपने सीक्रेट से नहीं बताएगा तो काम कैसे चलेगा? टीचर कभी नहीं चाहता तुम इंग्लिश उतनी जितनी सीख जाओ जितनी वो सीखा हुआ है, क्योंकि सिलेबस पूरा करवाना उसको, बस, ज्यादा उड़ना नहीं है। टीचिंग और ट्रेनिंग में यही फर्क है, हम ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपकी ट्रेनिंग में एक चीज याद रखना कि तुम वो हर चीज जानने के हकदार हो जो मुझे पता है, प्रोवाइडेड टाइम तुमको अलाउ करे, ठीक है। तो क्लास के बाहर भी आके कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। मेरे व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा कल परसों तक, तो किसी को कुछ पूछना हो तो वहां पर भी पूछ सकते हो, फाइन। टेल मी वन थिंग, लुमिनस और जुबिलेंट तो हमने पढ़ लिया था। कैकोफोनी क्या होता है? आया था एक, कैकोफोनी, गुड साउंड या बैड साउंड? क्योंकि कैकोफोनी को याद करवाया था मैंने क्रो से। फोनी क्या होती है? फोनी साउंड। होमोफोनस बताया थे, होमोफोनस, सिमिलर साउंड को क्या बोलते हैं? होमोफोनस। चलो बताओ, क्यू की स्पेलिंग क्या होती है? सोच लो, क्यू, यू ई और यू ई, यही होती है। अब क्यू की स्पेलिंग ये वाली क्यों होती है मुझे भी नहीं पता, पर होती है, क्योंकि एक लेटर में और एक वर्ड में फर्क होना चाहिए। तो डोंट यू थिंक क्यू यू ई लिखने से पार पड़ जाना चाहिए था? नहीं 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 नहीं, नहीं, हम तो यू ई लगाएंगे। अब मैं बताता हूं इसके पीछे एक पॉसिबल रीजन क्या है, तुमको पता हो उसका मीनिंग क्या है? लाइन होती है, लाइन कैसे? स्ट्रेट लाइन, कैस्केडिंग लाइन, एक के पीछे एक। स्टैकिंग सुना है? स्टैकिंग, स्टैकिंग एक के ऊपर होती है, ये एक के पीछे होती है। इसको फाइल भी कहते हैं। परेड में फाइल होती है ना, फाइल नहीं समझते? परेड में जो 3 लाइंस होती है जो एक के पीछे एक लगे हुए होते हैं, उसको फाइल कहते हैं, ध्यान रखना। फाइल एक तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वाली, जिसको एक के नीचे एक लगा सकते हैं, और एक के पीछे एक खड़ा भी कर सकते हैं। तो क्यू यू ई यू ई में हो सकता है यू ई 2 बार इसलिए लगाया हो क्योंकि एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है। आप तो मुझे ये बताओ, होमोफोन्स है कि नहीं? कौन? क्यू और क्यू एक दूसरे के क्या है? तो जहां होमोफोन्स वहां कंफ्यूजन। मान लो मैंने बोला राइट डाउन क्यू, आपने लिख दिया क्यू, मतलब ये क्यों? तो सर दोनों होमोफोन्स है, बात तो बराबर है, मुझे वो वाला क्यू चाहिए। कंफ्यूजन हो सकता है ना। पर अगर मैं खराब आदमी हुआ, तुमने लिख दिया क्यू यू ई यू ई, मतलब मेरे को तो क्यू वाला चाहिए था। मुझे तो तुमको गलत प्रूव करना है, तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, राइट, क्योंकि दोनों होमोफोन्स है तो इसमें बदमाशी भी हो सकती है। तो टेल मी वन थिंग, होमोफोन्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है फोन्स।
PHONE, फोन मतलब साउंड, तो कैकोफोनी हार्श साउंड। इसका जस्ट अपोजिट कौन बताएगा? ये तो हार्श साउंड है, अनुमलिक वाला, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, वो उसी ने कहा है। बताओ मुझे, कैकोफोनी वाला साउंड अगर अनु मलिक का है, तो उसके जस्ट पास पे सोनू निगम भी बैठता था इंडियन आइडल में, उसका साउंड कौन सा है? यूफोनी। क्या नाम है? ये लिखवाया था मैंने आपको, याद करना। EUPHONY, EU मतलब गुड, तो अगर कैको मतलब क्रो, तो EU मतलब गुड, लिख लो। ये हम प्रीफिक्स रूट वर्ड सफिक्स का टेबल में से कुछ नहीं लिखे मैं बुक्स में, वो लिख रहे हैं। आपकी बुक में कुछ लिस्ट में नहीं है, वो दिखा रहा हूँ। EU हमेशा गुड होता है, कैको हमेशा बैड होता है, याद रहेगा। तो ये नेगेटिव साउंड और ये पॉजिटिव साउंड। तो लता मंगेशकर इज यूफोनस और नॉट? यस। एंड सोनू निगम इज यूफोनस, अनु मलिक इज कैकोफोनस। आया समझ? ये लिख लिया क्या? तो जब काली चिड़िया देख के बैठते हो और पता लगता है कि जब तक वो बोल नहीं रही तब तक वो कौवा और कोयल दोनों हो सकती है, जैसे उसने मुंह खोला पता लगा ये तो कौवा है, हम कोयल समझ रहे थे। यही इंग्लिश में भी होता है, दिखने में सबकी अच्छी लगती है इंग्लिश, एक बार टेस्टिंग पे आ जाए ना हम लोग, तो ब्लंडर्स होते हैं, ब्लंडर्स, बहुत भारी भारी ब्लंडर्स। तो मुझे ये बताओ, शी इज डैश बिकॉज शी हैज विट, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन दूं? क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन है, तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि ऑप्शंस के बिना आपका आंसर निकलेगा नहीं, है ना। यस यू खड़े हो, एक बार इसका क्लिक करना कैमरा, देखो उधर क्लिक होगा एक छोटा सा, आया? बस, शी इज डैश बिकॉज शी हैज विट में एक ऑप्शन मैंने दे दिया आपको वाइज, एक दिया विटी, एक मैंने ऑप्शन दिया आपको विजडम, और एक दिया वाइजली। क्या आंसर होगा? ABCD। शी इज बिकॉज शी हैज, करेक्ट। लो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ बोलने से पहले, कुछ भी बोले जा रहे हो। ये नहीं दिख रहा बेटी? यहां पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको बिट का नाउन पूछा तो फर्स्ट चॉइस तो इसी का एडजेक्टिव आएगा। मेरी इंग्लिश की भाषा समझ में आ रही है? तुमने नाउन एडजेक्टिव वर्ब नहीं सुना? सुना, चलो इतना तो सुना है, CBSE बैकग्राउंड से, राइट। वैसे तो ये RBSE वाले भी सुन लेते, कोई बड़ी बड़ी बड़ा तीर नहीं माना तुमने, क्योंकि सिनोनिम्स में एक चीज जरूर याद रखना, सिनोनिम्स में अगर नाउन क्वेश्चन में आया है तो आंसर भी नाउन कंफर्म चाहिए, यस। और ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में आपको फिट करना होता है ग्रामेटिकली एक्यूरेट आंसर। तो ग्रामेटिकली एक्यूरेट क्यों? क्योंकि शी हैज सम नेम इन हर प्रेजेंस, शी हैज सम नेम एज हर क्वालिटी, दिस वाज द नेम ऑफ अ क्वालिटी। तो क्वालिफायर चाहिए विट का, और विट का क्वालिफायर अपने आप एक स्कूल है, इसका नाम क्या है? विटी। पता है कि नहीं? तो विट का रखने वाले का नाम विटी। पर किसी स्टूडेंट का अगर आंसर था वाइज, तुम गलत नहीं हो, बस तुम थोड़े से इनकरेक्ट या जल्दबाजी में आंसर देने वाले स्टूडेंट हो। तुम लोगों को जानबूझकर यहाँ पे एक ट्रैप फेंका गया था और तुम फंस गए। ये ट्रैप था कि नहीं? जाल में फंस गए तुम। विटी फर्स्ट चॉइस, वाइज सेकंड चॉइस, सेकंड प्रेफरेंस बताओ। अगर विटी नहीं होता तो आंसर क्या होता? वाइज। नाउ यू आर राइट। इसका मतलब तुमने काम चलाऊ आंसर देने के चक्कर में बेस्ट आंसर सोच लिया, वो काम चलाऊ था। अब मुझे बताओ, विजडम होता तो, विजडम होता तो, अब फर्स्ट चॉइस चाहिए वाइज।
और अब सेकंड चॉइस क्या बन जाएगी, विटी। आया, सिनोनिम्स नहीं है ये, सिनोनिमस है, याद रखना। सिनोनिम्स एग्जैक्टली अगर हम उसको कहते हैं जो रिप्लेसेबल होते हैं एक दूसरे की जगह, ये रिप्लेसेबल भी मान सकते हो आप, पर अगर एक वर्ड विट से विटी बना रहा है, एक विट से वाइज, तो स्टूपिड तो वाइज है ना। आई एम नॉट कॉलिंग यू स्टूपिड, आई एम कॉलिंग यू लेस स्टूपिड। आई एम सेइंग दैट नेक्स्ट टाइम जल्दबाजी में आंसर मत देना, ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए जरूर बनेंगे आपके लिए। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ये लिखा क्वेश्चन, ये लिखने लायक क्वेश्चन था, लिखो जल्दी से। She is dash because she has dash. She has wit या wisdom. Wisdom है तो wise और wit है तो witty. इसमें B आंसर हुआ और इसमें कौन सा आंसर हुआ, कम ऑन, इसमें A आंसर। ठीक है, और अगर आपको याद रखना हो एग्जैक्टली कि सर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि हम आपके आंसर्स को रिफाइन करने के चक्कर में उनको थोड़ा सही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये भी कर लेना कि ए वाला ऑप्शन लिखते वक्त विट के लिए इसको क्रॉस करना पहले, याद रखना चाहिए तुमको कि एक जगह गलती हुई थी अपने से, तब जाकर हमने सीखा। गलतियों से सीखने में बहुत जल्दी याद होता है, डायरेक्ट याद नहीं होता। लिख लिया? शैल वी प्रोसीड? चलो, तो क्लास खत्म करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर क्लास फिनिश करते हैं। हटा दो इसको, जल्दी से बताओ। ये वर्ड सुना है किसी ने? ये नया वर्ड है, पर आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी कवर हो चुका है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे पीएसआर। पीएसआर के लिए होम असाइनमेंट टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिसएंड्री सुना है किसी ने? मिसएंड्रिस्ट अगर नहीं सुना है तो आज इस नए एलियन वर्ड को दो तरीके से पढ़ो, या तो उसको रटो या इसको समझो। अगर तुमको रटना है तो एक बार मैं आंसर दे देता हूं, समझना है थोड़ा टाइम लगेगा, पर उस टाइम के साथ आप इससे रिलेटेड मिलियंस ऑफ वर्ड्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर पाओगे। तो बात सुनना, किसी भी वर्ड में मिस दिख जाए साथ में स्टार्टिंग में, मोस्टली वो हेट के लिए यूज होता है। तो मिस प्रीफिक्स हुआ या सफिक्स? प्रीफिक्स। बताओ इस क्या हुआ? इस पर्सन अभी बताया। तो इस वाले जितने भी स्पेशलिस्ट पर्सन हैं वो सारे सफिक्स हुआ, और ये जो बीचों बीच लगा हुआ है ये है एंड्रो। क्या है ये? याद रखना, एंड्रो से बना है। एंड्रो क्या है? इसका रूट वर्ड। अब बताओ रूट वर्ड में एंड्रो का मतलब क्या है? बॉय। हेट का मतलब, मिस का मतलब तो हेट, बॉय पर्सन। बताओ पूरा मीनिंग क्या हुआ? अ बॉय हु हेट्स पर्सन? नो, अ पर्सन हु हेट्स बॉय। आया? क्या तुम सबको याद है फीमेल फर्टिसाइड का नाम? उसको मिजोगाइनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजोगाइनिस्ट, बिकॉज गाइनी इज गर्ल्स। गर्ल्स पता तो है, गाइनिकोलॉजिस्ट इज गर्ल्स का स्पेशलिस्ट। उसको गाइनी भी कहते हैं प्यार से, कि आज गाइनी की जगह आएगी। आया समझ? तो जल्दी से बताओ, कभी लड़कों को बोलते हो सुना कि आज एंड्री की जगह आए? वैल्यू ही नहीं अपने हेल्थ की। जितनी गायनाकोलॉजिस्ट कमाते हैं ना, एंड्रोलॉजिस्ट बिल्कुल ही नहीं कमाते, क्योंकि उनके क्लाइंट्स इतने निकम्मे हैं। कुछ भी हो जाए घर पे से निपटा देंगे, जो भी करना है। थोड़ा केयर करा करो अपना भी। एंड्रोलॉजिस्ट स्पेशली बॉयज के लिए ही बना है, उसका काम ही यही है। वो बॉयज की बॉडी का स्पेशलिस्ट है। इज इट पॉसिबल कि कोई गर्ल, मिस श्वेता, एक डॉक्टर श्वेता है, वो एंड्रोलॉजिस्ट हो जाए? पॉसिबल है? तो दिमाग से ये बात निकाल देना कि एंड्रोलॉजिस्ट सिर्फ बॉय होगा, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट तो बॉय भी होता है। टारगेट की बात हो रही है, खुद की नहीं। उसका टारगेट हमेशा गर्ल्स होगा। ये क्लियर है क्या? चलो, तो बताओ मुझे, मिसएंड्रिस्ट उस पर्सन का नाम है जो बॉयज को हेट करते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड के जमाने में गर्ल्स को हेट करते थे, पर आजकल गर्ल्स की वैल्यू बढ़ गई है भाई साहब, ध्यान रखना। बहुत सारी सुकन्या योजनाएं निकाल दी है गवर्नमेंट ने,
गर्ल्स को पांचना आज पर इतना बर्डन का काम नहीं है जितना शायद बॉयज को, क्योंकि अपने लिए योजना ही नहीं है यार, कोई योजना नहीं है अपने लिए। पैदा हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो बहुत ही बढ़िया, निकलो। आजकल धीरे धीरे देखो आप, तुम अपनी क्लास में नोटिस करो कितनी पॉपुलेशन है बॉयज की, हाथ खड़ा करना है एक बार, इफ यू आर श्योर अबाउट। बहुत कम है। देखो तुम, डोमिनेशन हो रहा है तुम्हारा। बहुत जल्दी हमको 33% रिजर्वेशन के लिए लड़ना पड़ेगा भाइयों। अभी से स्टार्ट हो जाओ, अनशन वंशन की तैयारी शुरू करो तुम, राइट। ऐसे नहीं मिलेगा राइट, कम से कम योजना तो अपने लिए भी होनी चाहिए ना, भले ही सुकन्या ना हो, भले ही कुपूत योजना ही होनी चाहिए, राइट। हमारे लिए योजनाएं नहीं है तो हमारे लिए क्या हो रहा है, दिक्कत समझना। जो सोसाइटी है धीरे धीरे आजकल वो बॉयज को पसंद नहीं करने लगी, तो मिसएंड्रिस सोसाइटी हो रही है, गलत है, सुधारना हमको पड़ेगा इसको। मिजोगाइनिस्ट वापस मत लेके आ जाना, वो तो और भी बुरा है। ऐसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, कि सर पहले जैसे गर्ल्स को ही फीमेल फोर्टिसाइड करते थे उसी को कंटिन्यू करें, तो नहीं नहीं, ना तो मेल फोर्टिसाइड करना है ना फीमेल फोर्टिसाइड करना है, आपको किसी का भी फोर्टिसाइड नहीं करना है, बस थोड़ा ध्यान रखना। पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो यार, कंट्रोल ही कर लो ना, वैसे ही फैक्ट्री लगी पड़ी है इंडिया में, थोड़ा ध्यान रखो। तो बात यह है कि मिजेंड्रिस्ट का मतलब बॉयज को हेट करना। बताओ मुझे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स से बिना डिक्शनरी के मीनिंग निकल रहा है। ये बिना डिक्शनरी के इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी खुद की एक पर्सनल डिक्शनरी बना लो प्रीफिक्स और रूट वर्ड्स की। सफिक्स इतना जरूरी नहीं है। तो तुम्हारी बुक में एक टेबल दे रखी है, बाय हार्ट तुम याद करके आओगे, तो मैं तुमसे कल आते ही क्लास में 5 से 10 मिनट का एक क्विज रखूंगा। उस क्विज में हम लोग वो वंडरफुल वर्ड डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे बस की बात डायरेक्टली तो नहीं होगा पर इनडायरेक्टली पकड़ लोगे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज होंगे आपके सामने, तो गैस करने में आसानी रहेगी। आज की क्लास समाप्त। थैंक यू।